हेलो गाइस, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी योद्धा पे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम क्लास 10th की NCERT को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हमने क्लासेस शुरू करी, उसमें करीब 3 वीडियो आ चुकी हैं और ये इस सीरीज़ की चौथी वीडियो है, जिसमें पिछली वाली में हमने डिस्कस किया था कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसके मोटिव को हमने समझने की कोशिश की थी। उसके ही आगे चल के हम इस वाली क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग सभी जुड़े रहिए, इस बार हम और आगे की चीज़ें देखे रहेंगे और आप चीज़ों को नोट करते रहिएगा। ओके, तो चलो क्लास शुरू करते हैं अभी आपकी। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ की स्क्रीन पे आपकी, यहाँ पे ये जो क्लास है ना, मैं पहले ही बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। ये क्लासेज आपकी बिल्कुल यूपी बोर्ड, CBSE और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं ना, जहाँ पे साइंस को पूछा जा रहा है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहती है, चाहे वो SSC हो, ND हो, एयरफोर्स हो। ये यूपी पॉलिटेक्निक का जैसे एग्ज़ाम जो है, इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम, उन सब में ये आपके बेसिक्स को क्लियर करके आगे बढ़ती हैं। तो मैं हूँ आपके साथ विवेक पांचाल और शुरू करते हैं मैं आपकी केमिस्ट्री की क्लास। ये हमारी पिछली जो क्लास थी उसमें हम देखे थे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है उसको समझने के लिए हमने समझा था कि जब भी कोई दो प्रोडक्ट यानी दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो वो एक नई चीज़ बनाती हैं, नया उत्पाद बनाती हैं। उसे उत्पाद ही कह रहे थे हम, प्रोडक्ट कहते हैं। और जो इन दोनों से अलग गुण रखता है, ये तीसरा वाला जो बनी है चीज़, ये पहले दो से अलग गुण रखता है। अब ये सारी बातें तो हो गई। अब यानी कि मेन क्वेश्चन आता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो हमें किस प्रकार पता चलेगा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है यहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रेक्षण हैं उनको हम किस तरीके से प्राप्त करते हैं, या किस तरीके से हमें पता चलेगा कि कहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। पहला हम देखते हैं उस चीज़ की अवस्था, कि अवस्था में परिवर्तन आया या नहीं आया। जैसे कि हम बहुत आसान सा एग्जांपल लेते हैं, दूध वाला। दूध से दही, जब दूध से दही बनता है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बच्चों कि इसकी अवस्था भी परिवर्तित हो जाती है, इसकी अवस्था में भी परिवर्तन आ जाता है। तो पहला प्रेक्षण हो सकता है कि अवस्था में परिवर्तन आ जाए। दूसरा, उसके रंग में परिवर्तन आ जाए। जैसा कि आपने कभी देखा होगा, लोहे के बर्तन हों या कॉपर के बर्तन या तांबे, पीतल, ये ऐसी सारी चीज़ें जो हम नई खरीदते हैं तो वो एकदम अलग से चमकती हुई हमें दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन पर कुछ जंग जैसी स्थिति आ जाती है, ठीक है, यानी उनके कलर अलग हो जाते हैं, उनके ऊपर एक नई तरह की परत जम जाती है, तो उनके रंगों में भी परिवर्तन बिल्कुल हो सकता है। तो कई सारी केमिकल रिएक्शंस में रंगों में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। और इसके बाद हो सकता है किसी गैस का निकास हो रहा हो, यानी गैस जो है, कोई भी गैस उत्सर्जित हो सकती है, वहाँ पे कोई भी गैस उत्सर्जित हो रही हो। दोनों ही कंडीशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। या तापमान में परिवर्तन आता है, जैसे कि आपने देखो चूने का सूत्र है CaO। इसको जब जल के साथ मिलाते हैं, तो घर में हम वाइट वॉश कराते हैं ना, सफ़ेदी, घर में जब हम सफ़ेदी कराते हैं उस टाइम पे हमारा चूना आता है। तो चूने को क्या कराते हैं हम, इस चूने को एक किसी भी कंटेनर में लेके उसमें हम H2O ऐड कर देते हैं, यानी उसमें जल डाल देते हैं। और जल डालने के बाद यहाँ पे जो रिएक्शन होती है उसके में क्या होता है, जो टेम्परेचर, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आ जाता है, यानी हीट बन जाती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, गर्म हो जाता है, तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है इस जगह। तो इस तरह से हम समझ पा रहे हैं कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है या कोई भी अभिक्रिया हुई है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। उसके लिए हमें इन निम्न प्रेक्षण में से कोई भी एक प्रेक्षण हम देख सकते हैं। तो इसके उदाहरण भी आप लिख के आ सकते हैं एग्ज़ाम में, और इनको याद तो रखना है। ज़रूरी नहीं कि ये सारे हों, सारे भी हो सकते हैं, कोई दो भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, कोई भी इसमें कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो यहाँ तक की बात करने के बाद अब बढ़ते हैं आगे देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्यों है भाई। ठीक है, मान लिया कि रासायनिक अभिक्रिया हुई ये सब, लेकिन आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया होती क्यों है, ये बात समझने के लिए हमें यहाँ पे
कुछ चीज़ों को अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले देखो आपने 9th क्लास में ये वाली चीज़ देखी होगी, ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ये इसे क्या कहते हैं, इसको स्ट्रक्चर कहते हैं परमाणु का, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले ना दुनिया की हर एक चीज़ क्या होनी चाहती है, स्थायी होना चाहती है। क्या होना चाहती है, स्थायी होना। क्यों भाई, आप पढ़ रहे हो, पढ़ के आप क्या करना चाहते हो, आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, कोई आप प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद आपका जो ड्रीम है, अल्टीमेट ड्रीम होता है सेटल होना, यानी स्थायी हो जाना। आपको ऐसे एक कार हो जाए, रहने के लिए घर हो, बैंक बैलेंस हो, कब फैमिली कंप्लीट हो जाए, ये सारे गोल्स होते हैं। ये कंप्लीट मतलब हम बोलते हैं कि हाँ ये बंदा अपना सेटल हो गया, ये स्थायी हो गया। तो अल्टीमेट जो भी लोग दुनिया में काम करें वो अपना स्थायी होने के लिए ही तो काम करा जाता है। तो उसी तरह से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा हमको जितने भी हमारे संसार में वस्तुएं हैं, जितने भी संसार में वस्तुएं हैं वो क्या चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक स्थायी हो जाएं, सेटल्ड हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, हमें ज़्यादा इधर उधर पैर मारने ना पड़ें, ठीक है ना। इसके लिए वो क्या करती हैं, केमिकल रिएक्शंस करती हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं। तो संसार की प्रत्येक वस्तु क्या करना चाहती है, अधिक से अधिक स्थायी होना चाहती है, इसलिए वो क्या करना चाहती है, केमिकल रिएक्शन करती है। ओके, सेकंड देखते हैं यहाँ पर। सेकंड कह रहा है कि परमाणु द्वारा क्या होता है। देखो तो आपको पता होगा कि दुनिया में सारी चीज़ें कैसे बनी है, परमाणु से बनी है नहीं बनी है। तो देखो सबसे पहले एटम आता है, परमाणु, परमाणु के बाद क्या आता है, आपके अणु आते हैं, अणु के बाद आपका कोई यौगिक के तत्व जैसी स्थिति बनती है, तब जाके कहीं बाद में आपकी वस्तुएं प्राप्त होती हैं आपको। लेकिन ये जो सबसे छोटी चीज़ है जिसे हम परमाणु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, परमाणु जिसे हम कह रहे हैं, उस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखें या समझें तो वो क्या है, दुनिया की सबसे छोटी चीज़। या अगर रसायन की भाषा में बात करी जाए कि परमाणु है आखिर है क्या, तो आप ध्यान से सुनना कि परमाणु है क्या, किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा तत्व, यानी सूक्ष्मतम तत्व जिसे फिर से विभाजित या अपघटित नहीं किया जा सकता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। ओके, परमाणु आपको समझ आए। ये जो परमाणु क्या करता है, अक्रिय गैस। अब ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। देखो दुनिया की, अब देखो इसको रिलेट करके अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये कोई एक वस्तु है दुनिया में, ठीक है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट हो गई वस्तु, ये क्या चाहती है कि इसको स्थायी होना है। तो ये क्या करेगी, स्थायी होने के लिए अपने जो इसके परमाणु हैं ना, उन परमाणु को बोलेगी कि तुम जाओ यार, स्थिर हो जाओ, तुम पहले सेटल हो जाओ तो मैं अपने आप हो जाऊं, है ना। तो इसलिए ये परमाणु क्या करेंगे, फिर ये अपनी जो बाह्य कोश है, इसका जो बाह्य कोश है ना, सबसे बाहरी कक्षा, उसमें अष्टक पूरा करेंगे, यानी 8 इलेक्ट्रॉन की पूरी करके इसको कंप्लीट करेंगे। अपने बाह्य कोश को क्या करेंगे, पूर्ण करने की कोशिश करेंगे, पूर्ण करेंगे। इसके लिए इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, अक्रिय गैस वो गैसें होती हैं बेटा जो कि अपना बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन लेके चलती हैं, या उनका बाह्य कोश एकदम कंप्लीट होता है। जैसे आप कहते हैं हीलियम, हीलियम के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 है, नहीं है इसका मतलब। और हाइड्रोजन के में कितना है, 1। तो अगर दोनों को हम देखें तो यहाँ पे 2, 8, 18 के हिसाब से अगर हम देखें तो पहली ही कक्षा इसकी कंप्लीट हो गई, यानी 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इसे यहाँ पे मिल गई, ये वाले 2। तो ये अपनी जगह सेटल है, तो इसको कुछ हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इस तरीके से बेटा हम देख रहे होंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करना। 1 मिनट इसे थोड़ा सा बैक कर देते हैं, चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो देखो परमाणु क्या करेगा, यहाँ पे आपको समझ आया, ये बाह्य जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको बाह्य कोश में क्या कोशिश करेगा, अक्रिय गैस को प्राप्त करने की। तो उसमें वो क्या करेगा, बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन अपने पूर्ण करने की कोशिश करेगा। और इसी प्रक्रिया को करने के लिए जो एक्टिविटी करेगा, जो क्रिया होगी, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। तो आप समझ गए होंगे अब तक कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों करी जाती है या क्यों की जाती है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्यों की जाती है आप लोग अच्छे से समझ गए। अब देखो इसको और देखो, यहाँ थोड़ा समझ लो। ये किसी चीज़ का कोई एटम है मान के चलो, तो इसकी KLM इस तरह से हम कक्षाएं बनाते हैं, और पहली में 2, 8, 18, 32 रखते हैं। तो इसकी जो भी बाहरी कक्षा होगी, जो भी बाहरी कक्षा होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन एकदम पूर्ण होनी चाहिए, अधूरे ना रहे, ना कम ना ज़्यादा,
ऐसी स्थिति ना हो तो वो पूरी की पूरी भर जानी चाहिए जितने कि उसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा पूर्ण परमाणु हो जाएगा, यानी वो अक्रिय हो जाएगा, उसे अब किसी के साथ कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो प्रक्रिया होती है ना, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए जो अक्रिय गैस का, या मैं कहूँ अपनी कक्षा किस तरह से पूर्ण करते हैं, तो हाउ मतलब ये अपनी कक्षा पूर्ण किस तरह से करते हैं, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकते हैं, एक एक की कर सकते हैं, दो दो की कर सकते हैं, तीन तीन की, ये आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन के भाई तू दे, इस तरीके से ये साझेदारी कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर सकते हैं या उनका ग्रहण कर सकते हैं। बहुत सारे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इस तरीके से ये क्या करते हैं, अपनी पूरी तरह से कक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर आप सभी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पढ़ते पढ़ते चुपचाप से साइड में लाल बटन जो दिख रहा है ना सब्सक्राइब वाला, उसको दबा दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन है क्लासेस की वो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है ना बच्चों। तो अभी यहाँ पे हम इतना समझ गए, तो अभी देखो यहाँ इतना करने के बाद अभी हम समझते हैं वापस के केमिकल रिएक्शन को दोबारा से। ठीक है, और देखो अगर एक बार में चीज़ें समझना है तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, दोबारा से उन चीज़ों को बता दिया जाएगा। और ये संयोजकता वाला जो सिस्टम है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक वितरण, इसको हम फिर से देखेंगे। ओके, इसे फिर से हम कोशिश करेंगे एक वीडियो स्पेशल संयोजकता के ऊपर बनाने की। मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, कोशिश ही नहीं है, डेफिनेटली एक वीडियो उसके ऊपर मैं बनाऊंगा। तो अभी देखो बेटा हम आगे बढ़ते हैं, अभिकारक। तो देखो जैसे कि A + B दो चीज़ें, देखो ये थोड़ा सा डार्क वाला ले लेते हैं, ये अच्छे से नहीं चल रहा, हाँ ये वाला इधर से, ठीक है ये ठीक। तो यहाँ पे क्या हो, कोई A और B दो चीज़ें थी, मान के चलो इनका एग्जांपल ले लेता हूँ, H2 और O2। इन दोनों ने रिएक्शन करा, एक रासायनिक अभिक्रिया करी, उसके बाद क्या बनाया, एक C नाम का नया प्रोडक्ट बना दिया। इसको मैं या दूसरे रूप में कहूँ H2O बना दिया, बन गया। H2 और O2 ने आपस में मिलके क्या बना दिया, H2O। अब भाई हम गए थे, अब देखो इससे समझने के लिए ना थोड़ा सा अलग से समझते हैं। अभी तुम लोग जाते हो कि तुमने खोली अपनी कंपनी और तुम कुछ चीज़ बनाना चाहते हो, तो तुमसे जब इंटरव्यू लेने वाले पूछेंगे ना, जब तुम सफल हो जाओगे तो बेटा अब हाँ जी सर बताइए आपने क्या बनाया, तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करोगे। तो आपने एक शब्द सुना होगा प्रोडक्ट, क्या शब्द है वो, प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट शब्द है क्या, हिंदी में उसे कहते हैं उत्पाद। उत्पाद क्या होता है कि जब भी कोई नई चीज़ बनती है या कहीं भी किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसे उत्पाद कहते हैं। उसी तरह हमारी इस केमिस्ट्री में बेटा क्या होता है कि जब भी कोई दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलके रिएक्शन करती हैं, तो उस चीज़ को, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में मिलकर रिएक्शन करा और एक नई चीज़ बनाई H2O, जिसे हम सामान्य भाषा में जल कहते हैं, तो ये जो नई चीज़ बनी इसे कहेंगे हम उत्पाद। वो तो बात चलो ठीक है, इसे उत्पाद इनको क्या कहेंगे भाई, तो इनको क्या कहेंगे बेटा, हम इनको कहेंगे हम अभिकारक। तो इसे और अच्छे समझने के लिए चलो आगे देखते हैं कि अभिकारक बेटा होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, ये पदार्थों को हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, तत्व भी हो सकते हैं या यौगिक भी, तत्व या यौगिक, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहलाते हैं, यानी इनको अभिकारक कहा जाता है, या जिनमें रासायनिक में परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। अच्छा, उत्पाद क्या है, वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। तो जैसे कि मान अभी मैं एग्जांपल लेके बताया था ना, H2 + O2, इन दोनों ने आपस में चेंज करके एक नई चीज़ बनाई ना H2O, तो वो ही चेंज की यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन की अब बात करें। और रासायनिक परिवर्तन को मैंने पिछले वाले वीडियो में अच्छे से समझाया बहुत। तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बेटा जो चीज़ें प्राप्त होती हैं ना, और जिनमें क्या होते हैं नए गुण, अगर नए गुण नहीं होंगे, नया पदार्थ नहीं बनेगा, तो क्या वो रासायनिक परिवर्तन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा तो वो रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं कहलाएगी। तो इतना समझ आया। तो उत्पाद क्या है और अभिकारक बहुत आसान से समझ लो। जो चीज़ें पहले मेरे पास मौजूद थी, ये मान के चलो एक और दो चीज़ें मेरे पास पहले मौजूद थी, इन दोनों चीज़ों ने मिलकर एक नई चीज़, तीसरी चीज़ बना दी, तो ये क्या कहलाएगी बेटा, ये उत्पाद कहलाएगी और ये अभिकारक कहलाएंगी। तो अब इसको और तरीके से समझो। देखो आपने सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के बीच में ना एक ये वाला तीर लगा देखा होगा। तो तीर का जो मुँह है ना बेटा, ये हमेशा
हम उत्पाद की तरफ रखते हैं, ठीक है। और तीर की जो पूंछ है ये अभिकारक की तरफ रखते हैं। तो उस तरह से भी हम पहचान सकते हैं कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। इन रासायनिक समीकरण अभिक्रियाओं को लिखते कैसे हैं वो अभी हम आगे चल के देखने वाले हैं। एक एग्जांपल के थ्रू और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जैसे कि आपका क्वेश्चन आएगा कि मैग्नीशियम रिबन वाला, तो मैग्नीशियम क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पे ज़रा समझो कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अपनी रिएक्शन को करा, तो इसने एक न्यू प्रोडक्ट बनाया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये दो दो क्यों लगाएं, ये दो दो क्यों लगाएं, दो दो इसलिए लगाएं क्योंकि इसको हमें संतुलित करना पड़ता है। नहीं जानते हो तो आगे समझ लेना, ठीक है। आगे वाली क्लास में आना, बिल्कुल उसे देखना, बिल्कुल समझ जाओगे संतुलित ये हो क्या रहा है। पिछले वाले में तो नहीं लगाया था, पिछले वाले संतुलित ही नहीं करा था ना हमने। तो देखो अभिक्रिया या उत्पाद का मतलब अब अच्छे से समझ गए होगे कि अभिक्रिया क्या होती है। यानी अगर मैं पूरा आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैंने शुरू करा था बेटा रासायनिक परिवर्तन से। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, फिर इसके बाद हमने देखा इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। तो दो चीज़ें होती हैं, अभिकारक और उत्पाद, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इतना सारा अब हम सब कुछ समझ चुके हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो देखो ये पढ़ाई की वीडियो हैं, पढ़ाई की क्लास है। ज़रूरी नहीं है एक बार में अगर कहीं भी डाउट रह जाए तो फिर से रिपीट कर लो। जैसे गानों को बार बार सुनते हो ना, कॉमेडी फालतू की चीज़ें बार बार देखते हो, तो उस तरह से इनको भी देख लो, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास को बेटा यहीं समाप्त करें। अगली क्लास में रासायनिक समीकरण को हम समझेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए HW में देख के जा रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और सब्सक्राइब करो आप चैनल को, ओके। तो क्वेश्चन ये है कि केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के जो फादर हैं, ये किसे कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है या रसायन विज्ञान के जनक कौन है, ये इस बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अपने जितने भी साथी हैं उन तक क्लास को लेके जाइए। बहुत अच्छा कंटेंट है आपको दे रहा हूँ मैं, बेहतरीन एकदम अच्छे तरीके से। तो आज की क्लास को बेटा यहीं करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।